हेलो एवरीवन, एन के एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी टेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी को है, जिसको लेकर र्यूमर भी है कि हो सकता है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो प्रोग्राम है उसके संबंध में हो सकता है जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप परेशान ना हो, एग्ज़ाम अपने ही टाइम पर होगा। अगर नोटिस आएगा तो ही क्लियर होगा, और अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। आज 16 तारीख हो चुकी है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, जिसमें आज हम अपनी क्लास 5th में इंग्लिश का पार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं इनको बता चुके हैं। गद्यांश पद्यांश को लेकर इंग्लिश का भी हिंदी का भी, अगर वो क्लास आपने हमारी नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख लें। और गद्यांश और पद्यांश जो इंग्लिश के आते हैं उनमें भी आपके 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रकार से मैंने उसमें डिफाइन किया है कि किस प्रकार से आप एक गद्यांश को, एक पैराग्राफ को सॉल्व करके उसके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो विदाउट वेस्ट एनी टाइम। आपका मतलब कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब इसमें आप क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्योंकि समझाने में यहाँ पर हम इंग्लिश पेडागोजी की बात करेंगे। तो 15-15 नंबर से डिवाइड होकर 30 नंबर का हिंदी और 30 नंबर का इंग्लिश आता है। तो पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करते हैं वो तो हमने बता दिया है। अब हम आज इंग्लिश पेडागोजी की बात करेंगे। तो पेडागोजी को किस प्रकार से हमें इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मेन ये है कि अगर वह क्वेश्चन हमें नहीं भी आता है ना, तो भी हम प्रैक्टिस करके और वो तरीका आपको बताएंगे कि आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे, बेशक वो आपको नहीं आता है। तो यानी कि 15 नंबर भी हमें इस पोर्शन में अपने पूरे सटीक करने हैं। तो कैसे कि शुरू करते हैं। जो हमारा इंग्लिश का पोर्शन है वो यहाँ पर 61 से शुरू है। Generally, the gifted students visited the common classroom, become prey of the average teachers and faces the difficulties of। ये कहा है कि आमतौर पर जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जो टैलेंटेड गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, विजिटिंग द कॉमन क्लासरूम, जब वो कॉमन क्लासरूम में जाते हैं तो बिकम वेरी, जो प्रे होता है शिकार, और एवरेज टीचर, जो एक एवरेज सामान्य टीचर होता है, वो उसकी एवरेज टीचर का शिकार बन जाता है और फेसेस द डिफ़िकल्टीज़। और ये जो डिफ़िकल्टीज़ है जो नीचे लिखी हैं इनका वो सामना करता है। अब हमें वो बताने की वो डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी हैं। पहला है कि पुअर टेम्परामेंट एंड बिकम डिप्रेस्ड इन नेचर। दूसरा पॉइंट है लो परफॉर्मेंसेस एंड हैव द इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस। और तीसरा है रिबेलियस एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉर्मल स्टूडेंट्स इन द क्लास। और तीसरा है इंट्रोवर्सन इन द क्लास। तो इसमें जो पहला, अब हमने चारों ऑप्शंस पढ़ लिए। जो पहला है वो पुअर टेम्परामेंट होने सभी है, क्योंकि जब एक गिफ्टेड स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उस गिफ्टेड स्टूडेंट का जब एवरेज टीचर से सामना हुआ तो वो शिकार होना ही इन सभी चारों का होगा वो। लेकिन हमें अब इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट को ढूंढना है। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट पता है इसमें कौन सा, सेकंड है, क्योंकि हमें इसमें पेडागोजी में ये भी ध्यान रखना होता है, आउटपुट पर भी बहुत ध्यान रखना है। जहाँ पर आउटपुट क्वेश्चन को ये देखना है कि जो वो उठाया गया है क्वेश्चन को किस रेफरेंस में उठाया गया है। तो जो आउटपुट है ना बच्चे का, वो किस में तो डाउन जाएगा, किस में ऊपर जाएगा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जब गिफ्टेड स्टूडेंट आया है और तो सीधी सी बात है यहाँ पर आउटपुट देखना हमें, तो उसका लो परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि इफेक्ट तो ये सारे होंगे, लेकिन हमें किस कॉन्टेक्स्ट में देखना है इसे। हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि क्योंकि बच्चे, आप सीधा सा समझिए, बच्चे हमारे पास क्यों आते हैं, टीचिंग के लिए, पढ़ने के लिए। हम टीचिंग करते हैं, वो हमसे गेन करने के लिए आते हैं, है ना। अब वो ही गेन नहीं हो रहा है, मेन फोकस पे जाना होता है। चीज़ें बहुत है लेकिन मेन पर जाना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाना है। तो उसका परफॉर्मेंस लो होगा एंड हैव द इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आएगा धीरे धीरे। तो इसका जो 61 का आंसर है सेकंड है, अगर गिफ्टेड स्टूडेंट्स का सामना एक सामान्य टीचर से हो जाए, क्योंकि उसको समझना एक एवरेज टीचर के लिए भी नहीं होता, इसलिए ज़रूरी होता है टीचर का सर्वे सर्वा होना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 62। ए टीचर होल्ड ए स्टोरी टू क्लास 3rd स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, देन शी आस्क्ड स्टूडेंट्स टू रिटेल
द स्टोरी इन देयर मदर टंग इन ग्रुप्स शी इज प्रमोटिंग। इसमें कहा है कि ये टीचर टोल्ड ए स्टोरी, वो एक शिक्षिका है जो क्लास 3rd के बच्चों को इंग्लिश की स्टोरी सुना रही है इंग्लिश में, और सी आस्क स्टूडेंट्स, और वो जो विद्यार्थी हैं उनसे कहती है कि टू रिटेल द स्टोरी, दोबारा उस स्टोरी को मदर टंग अपनी मातृभाषा में सुनाने के लिए इन ग्रुप्स में कहती है। तो वो किस चीज को प्रमोट कर रही है? थिंकिंग स्किल को प्रमोट कर रही है, और मल्टीलिंगुअलिज्म को कर रही है, या बाइलिंगुअलिज्म को कर रही है, या स्टोरी रीडिंग को कर रही है। अब यहाँ पर देखिए ये सारी पेडागोजी ना बहुत ही समझने वाली होती है, और मैं आपको ना वहीं उस बारीक चीज पर ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है। काम तो सभी होंगे, थिंकिंग स्किल भी होगी, बाइलिंगुअल भी होगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ग्रुप में कह रही है और मदर टंग में कह रही है, और क्लास को आप जानते हैं 35 से 40 स्टूडेंट होते हैं एक क्लास में, और हमें सिर्फ अपने ही क्षेत्र को ध्यान में रखकर इसका आंसर नहीं देना है, हमें पूरे भारत को देखकर, क्योंकि पूरे भारत में इसको पढ़ने वाले, पेडागोजी को पढ़ने वाले नॉर्थ इंडिया में भी वही पढ़ेंगे, साउथ इंडिया में भी पढ़ेंगे, तो हम वहां पर ही देख लीजिए बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो एक क्लास का मतलब है कि वहां पर बहुत सारी वैरायटी होगी, हमें इस संदर्भ में देखना है। तो बहुत सारी वैरायटी होगी, तो थिंकिंग स्किल तो एक छोटा सा एस्पेक्ट होके रह गया। बाइलिंगुअल भी केवल 2 भाषाओं का रह गया। अब 2 भाषाएं तो नहीं हो सकती क्लास में, हो सकता है कि आपके पास इतने स्टूडेंट हों कि कम से कम 5 लैंग्वेज बोलने वाले, कोई उर्दू जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई प्योर हिंदी बोलता है, कोई हिंदी में भी ब्रज बोलता है। तो मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी आपके क्लासरूम में हो सकती है, नो डाउट। और स्टोरी रीडिंग, ये भी सब एक एस्पेक्ट है, लेकिन हमें ग्रुप और क्लास दोनों चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसका जो सटीक आंसर है, इस तरीके से हमें पेडागोजी को मोस्ट अप्रोप्रिएट पे पहुंचना होता है। तो इसका आंसर राइट है मल्टीलिंगुअलिज्म। यहाँ पे जहाँ पर मल्टी का होगा ना, क्योंकि अब यहाँ पे मल्टी है क्योंकि ग्रुप्स में है और क्लास भी बड़ी है, तो इसलिए मल्टीलिंगुअलिज्म इसका वो प्रमोट कर रही है उनकी टीचर, क्योंकि उन्होंने मदर टंग में बोल दिया, जिसकी जो मदर टंग होगी वो उसमें लिखेगा बच्चा, इसलिए मल्टीलिंगुअलिज्म इसमें आंसर आएगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा पेडागोजी जितना भी होता है ना बच्चों, पेडागोजी में मेन चीज होती है कि हम बहुत एनालिसिस करके ना बस उस राइट आंसर को हमें ढूंढना होता है। आंसर सभी राइट लगेंगे आपको कि चारों को पढ़ के देखना, लेकिन हमें सटीक जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो उसको ढूंढना है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टीचर आस्क्स हर लर्नर्स ऑफ क्लास 3rd टू शेयर इन देयर ग्रुप अबाउट द फ्लावर्स ग्रास प्लांट इन देयर नेबरहुड एंड ऑन देयर वे टू स्कूल, देयरफॉर टीचिंग द पोएम डैफोडिल्स, व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू। अब एक टीचर है जो अपने लर्नर्स को, जो क्लास 3rd के हैं, वो टू शेयर इन देयर ग्रुप्स, उनके ग्रुप्स में जो फ्लावर, फूल हैं, घास है, प्लांट है, उन सब के बारे में, जो नेबरहुड पड़ोस में और उनके रास्ते में जो स्कूल से आने से पहले मिले, और बता रही हैं उसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन का। और जो पोएम वो डैफोडिल्स पोएम पढ़ा रही हैं, डैफोडिल्स पोएम्स को पढ़ाने के दौरान वो अपने बच्चों को ग्रुप में इन सभी के जो ग्रास, प्लांट और फ्लावर्स हैं, इन सभी को, नेबरहुड को, और जो उनके स्कूल में आने से पहले उन्हें सब मिले, उनको शेयर करना के बारे में बता रही है। व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू, वह क्या करना चाह रही है। तो अब हमें इसे देखना है। अब पहला, एक्सपेक्टिंग लर्नर्स टू ब्रिंग डैफोडिल्स फ्रॉम देयर नेबरहुड, ये तो नहीं हो सकता। क्या एक टीचर का यही उद्देश्य होगा कि वो अपने पड़ोस से केवल डैफोडिल्स लेकर आए? नहीं। अब दूसरा देखते हैं, कनेक्टिंग द प्रीवियस नॉलेज विद द क्लासरूम टीचिंग एंड नॉलेज। देखो ये बहुत मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, लेकिन जब तक हम अपने नेक्स्ट दोनों ऑप्शंस ना पढ़ लें, हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि टीचर का मेन उद्देश्य होता है कि जब बच्चे को वो पढ़ाए ना, तो प्रीवियस नॉलेज से उसे जरूर जोड़े, इसलिए अभी मोस्ट अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। लेकिन अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस और हैं, उन्हें देख लेते हैं। तीसरा है ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो होती ही है। बाकी 4th है टीचिंग अबाउट फ्लावर्स, लैंडस्केप और फॉर ज्योग्राफिकल नॉलेज थ्रू पोइट्री, ये भी करते हैं। ऑप्शन सारे सही होंगे, हम कहेंगे भाई टीचर करेगा ही, वो तो पढ़ा ही रही है, फ्लावर्स के बारे में, लैंडस्केप है, ज्योग्राफिकल नॉलेज है, थ्रू पोइट्री होगा वो भी। लेकिन अब इसका हमें सटीक आंसर देखना है, क्योंकि जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी इस पोर्शन को करने से पहले, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ था मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मेरे बच्चों 2nd है।
कनेक्टिंग द प्रीवियस नॉलेज विद द क्लासरूम टीचिंग एंड नॉलेज। कभी भी कोई प्रीवियस नॉलेज की बात आए तो आपको अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, सभी ऑप्शंस ऐसे लग रहे हैं और वहाँ पर प्रीवियस नॉलेज मायने रखती है, तो आंसर प्रीवियस नॉलेज वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग होती है उपचारात्मक शिक्षण। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है, जब बच्चे में गैप आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 में ऐसे 20 बच्चे ऐसे हैं जो आप पढ़ा रहे थे उन्होंने सीख लिया, लेकिन 10 बच्चे ऐसे थे कि वो उन 20 बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं सीख पाए, तो गैप हो गया ना, दो तरीके का बन गया और उनमें गैप हो गया। और वो गैप किसी भी वजह से हो सकता है, हमें यहाँ गैप का कारण नहीं जानना है। गैप के कई कारण हो सकते हैं, वो लगातार वह प्रेजेंट नहीं रहा स्कूल में, बीमार हो गया, अदर बहुत रीजन है। वो गैप जब आता है हमारी लर्निंग में, तो तब हमें रिमेडियल टीचिंग करनी होती है, ताकि वह अन्य बच्चों के और हमारी जो टीचिंग चल रही है और जो उसके लर्निंग आउटकम्स है, जो प्रेजेंट की क्लास है उसके अकॉर्डिंग जो उसके लर्निंग आउटकम्स है उनके एक्विवेलेंट वो हो सके उस मंथ में, क्योंकि मंथ के अकॉर्डिंग सिलेबस बटा हुआ होता है और लर्निंग आउटकम्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग बच्चा उसे अचीव कर ले। लेकिन जब बच्चा अपने उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाता है विद इन टाइम और वो जो गैप बन जाता है, उस गैप की फिलिंग के लिए हमें रिमेडियल टीचिंग करनी होती है, जिसे हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अब मैंने थोड़ा इसे बता दिया, तो अब मुझे लगता है कि आप इसको आसानी से खुद ही जवाब दे पाएंगे। रिमेडियल टीचिंग इज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स, क्या मतलब है इस बात का कि जो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में रिमेडियल टीचिंग, तो ऑप्शन 1 डायग्नोजिंग एंड एड्रेसिंग गैप इन लर्निंग, दूसरा टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। रिमेडियल टीचिंग क्या है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में। और फोर्थ है टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट, तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है, हालांकि गिफ्टेड स्टूडेंट्स में दोनों को ले लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है मोस्टली तो उसी के ले लेते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस हो जाते हैं। अब एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हम ये काम देखो वैसे कर लेते हैं, जो पेरेंट्स हैं उनका बच्चा कमजोर है तो वो ट्यूशन लगा देंगे, ऐसे कर लेंगे, लेकिन आप कभी भी पेडागोजी को सॉल्व करने में इस पॉइंट को कभी भी प्रमोट ना करिएगा। कोचिंग मान्य नहीं है इस चीज़ों में, हमें ये ऑफिशियली नहीं है, तो इसलिए ये पॉइंट तो बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गया। दूसरा, पहला ये हो जाता, फोर्थ तो नेग्लेक्ट है, तीसरा भी नेग्लेक्ट हो गया। अब टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, भाई टेक्स्ट बुक से परे जाके टीचिंग क्या होती है, टेक्स्ट बुक तो चाहिए ही चाहिए ना। और फिर मैंने अभी आपको जब रिमेडियल के बारे में बताया तो उसमें एक गैप बताया था, जो गैप आ जाता है उसको भरने के लिए रिमेडियल टीचिंग की जाती है। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, रिमेडियल टीचिंग, ये इसका राइट आंसर है। अब है ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द टीचिंग ऑफ इंग्लिश बेस्ड अपॉन, किस प्रिंसिपल पर इंग्लिश टीचिंग बेस्ड है। अब इनमें ऑप्शन पढ़ेंगे हम, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, लिंग्विस्टिक, पेडागोजिकल या ऑल ऑफ दीज। तो आपको नहीं लगता जब हमें ऑल ऑफ दीज मिल गया और जब हम इंग्लिश का टीचिंग कर रहे होते हैं तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी काम करता है, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल भी करता है, पेडागोजिकल भी, क्योंकि पेडागोजिकल को तो देखो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं और बिना साइकोलॉजी के टीचिंग होती नहीं है, और लिंग्विस्टिक भी होती है, तो ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी बहुत जल्दी से समझाते हुए, और जब क्लास अच्छी इंटरेस्टिंग हो तो उसमें टाइम मायने नहीं रखता बच्चों, बस ध्यान रखो, क्योंकि आपके जो पेपर है ना वो बहुत नज़दीक है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो। अब तुम्हें जो सीटेट क्लियर कराने का मुख्य वो जो कह सकते हैं ना मंत्र, बस वही है कि आप एक उस षड्यंत्र को समझते हुए मेन बिंदु तक पहुंच सकें, कि कोई चीज़ हमें अगर नहीं भी आती तो हम उसे सॉल्व करने का टैलेंट रख सकें। वही चीज़ मैं आपको सिखा भी रही हूँ इसी उसके माध्यम से, कि कैसे आप उसे सॉल्व करेंगे। एक टीचर डिवाइडेड हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 4, एक टीचर ने 4 भागों में ग्रुप बनाकर उसने अपनी क्लास को डिवाइड कर दिया है। एंड थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्कशन शी असाइंड the groups the themes on landscape, buildings and persons to collect ideas through questions and write a short report on them. What is this task known as?
अब इन्होंने जो किया उस टास्क को क्या कहा जाता है? उन्होंने क्या किया है? पहले तो उन्होंने अपनी क्लास को 4 ग्रुप में बांट दिया है, फिर उसके माध्यम से उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो बुद्धिशीलता को बढ़ाने वाली गतिविधियां होती हैं वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। डिस्कशन, जो डिस्कशन हम करते हैं, बातें करते हैं आपस में, डिस्कस जो बातों को करते हैं। शी असाइंड द ग्रुप्स द थीम्स ऑन लैंडस्केप, और उसने असाइन दिया है लैंडस्केप पर, ये थीम दी है लैंडस्केप, बिल्डिंग एंड पर्सन टू कलेक्ट आइडिया थ्रू द क्वेश्चंस, और जो आइडियाज़, जो क्वेश्चंस के थ्रू आइडियाज़ निकाले जाते हैं वो सभी थीम दी हैं जिसको उसने असाइन करने के लिए दिया है। एंड राइट ए शॉर्ट रिपोर्ट, और एक शॉर्ट रिपोर्ट इन सभी पर लिखने के लिए कहा है उन्होंने। तो वो क्या काम है ये, दिस टास्क नोन एज, कैसे जाना जाएगा इस टास्क को? तो प्रोजेक्ट वर्क है, असाइनमेंट है, स्पीकिंग एंड राइटिंग टास्क है, या एक्सकर्सन है। तो देखिए अब इसमें हम पहले फोर्थ से ही चलते। एक्सकर्सन यानी भ्रमण, भ्रमण तो नहीं है, एक्सकर्सन कैसे हो जाएगा? क्योंकि केवल भ्रमण नहीं हो रहा है, और भी बहुत सी चीजें इसमें हो रही हैं। अब स्पीकिंग एंड राइटिंग टास्क, तो स्पीकिंग हो रही है, राइटिंग हो रही है, केवल ये नहीं हो रहा है, और भी हैं। वहाँ पर भ्रमण भी हो रहा था, वहाँ पर डिस्कशन भी हो रहा था, तो ये भी नहीं है। अब है असाइनमेंट, तो केवल असाइनमेंट नहीं, केवल रीडिंग और राइटिंग नहीं हो रहा था, केवल कोई असाइनमेंट ही नहीं दिया कि आपको बस जाके ये घर का थोड़ा सा काम है ये करके ले आना, ये भी नहीं होना। तो इस प्रकार का जो होता है ना टास्क, वो प्रोजेक्ट वर्क कहलाता है, जिसमें ये सभी फीचर्स शामिल होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट वर्क था जो मैम ने कराया था, जिस टास्क को हम नॉन एज प्रोजेक्ट वर्क जानेंगे। अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रामर। हमें यहाँ पर ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि कौन सा फॉल्स है, कौन सा गलत है, झूठ है यहाँ पर, और ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में बताना। अब हमें ध्यान से नहीं पढ़ना एक एक को। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर एम्फेसाइजेज ऑन रूल, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। तीसरा है इंडक्टिव मेथड इज यूज्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, और फोर्थ है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर एम्फेसाइजेज ऑन ग्रामिंग। अब ये हमें फॉल्स ढूंढना है, तो हम नीचे से ही शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर एम्फेसाइजेज ऑन क्रेमिंग, क्रेमिंग होता है रटना, तो ट्रेडिशनल मेथड तो देता था, रटने पर जोर देता था। अब हमें फॉल्स भी ढूंढना है, तो ये सही है। तो इंडक्टिव मेथड इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, तो इंडक्टिव मेथड होता है जो आगमन मेथड होता है ना, यानी कि किसी भी उसको थोड़ा सा बड़ा करके उसको उसमें आगमन यानी किसी भी चीज को ले लेना होता है, और इस बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, तो ये भी उस पर बेस्ड हो जाएगा। अब प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर इज यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, तो जो प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर है वो यूजफुल बताया है इन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज के लिए, यानी शास्त्रीय जो भाषा होती है ना उसमें उन्होंने प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर को बढ़िया बताया है, तो ये फॉल्स है यहाँ पर, ये ठीक नहीं है। अब जो पहला है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर एम्फेसाइजेस ऑन रूल, ये सही है। जो वर्णात्मक ग्रामर होता है वो रूल्स पर एम्फेसाइज करता है, उसको मानता है रूल्स को, तो इसका राइट आंसर है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज यूजफुल फॉर, कैसे यूजफुल हो सकता है क्लासिकल लैंग्वेज के लिए, नहीं है, इसलिए 67 का है सेकंड आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो पेडागोजी है जो आप जैसे सीडीपी में पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से जो हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी होती है ना, अब इंग्लिश टीचिंग में आप पेडागोजी पर कैसे काम करेंगे बस ये सिखाया जाता है, और उसी चीज को आपको समझकर कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आप उस परिस्थिति में घुस जाइए अंदर और तब जवाब दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ आप 101% सही आंसर देंगे सभी के। अब 68 है, ए टीचर ब्रॉट यूटेंसिल्स एंड टॉयज फ्रॉम होम टू टीच वोकेबुलरी इन कॉन्टेक्चुअल यूज, व्हाट आर दीज मटेरियल नॉन एज। एक टीचर है जो घर से बर्तन ले आया है और खिलौने ले आया है, किस लिए? टू टीच वोकेबुलरी, बच्चों को जो कॉन्टेक्स्ट है उनका कॉन्टेक्स्ट को यूज करने में वो वहाँ पर वोकेबुलरी समझाना चाहता है, तो अपने घर से बर्तन और टॉयज ले आया।
वट आर दीज मटेरियल्स नॉन एज, तो ये जो मटेरियल है ना, जैसे यूटेंसिल हैं और टॉयज हैं, वट आर दीज मटेरियल्स नॉन एज, वो ये जो मटेरियल है वो किस उससे जाने जाएंगे, क्या है उनका नाम, उनको हम एड्स कहेंगे या रियलिया कहेंगे या ऑब्जेक्ट ऑफ कुकिंग कहेंगे या थेमेटिक वोक्यूबलरी कहेंगे। तो देखो जो ये एड्स है ना, जो ये एड्स आते हैं इसमें तो सब चीज़ आ जाती हैं, ऑजुअल जो विजुअल्स होते हैं और जितना भी टीचिंग की चीज़ें होती हैं ना वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। और जो ये भी केवल ये एक छोटे कॉन्सेप्ट में रह जाता है, थेमेटिक वोक्यूबलरी नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ कुकिंग, तो ऑब्जेक्ट ऑफ कुकिंग से तो यहाँ कोई मतलब है ही नहीं, कुकिंग थोड़ी नहीं सिखा रहे हैं, उनका उद्देश्य तो वोक्यूबलरी सिखाने का है। अब बचा रियलिया, अब ये क्या वर्ड है, तो आपको बता दें रियलिया वह वर्ड है, आप इसको नॉन एज ए TLM समझ सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। रियलिया को आप TLM के रूप में समझ सकते हैं कि TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये इसको हम यहाँ पर रियलिया के नाम से जानेंगे। इस तरीके के शब्द भी, नए नए शब्द भी आ जाते हैं जिसको हम TLM अब तक बोलते थे। पढ़ाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होते हैं उनको TLM बोलते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं उसको रियलिया बोलते हैं। ओके, मुझे लगता है कि आप रियलिया वर्ड को नहीं भूलेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आ भी सकता है। और आगे है 69, विच ऑफ दीज आर स्ट्रक्चरल वर्ड। ऐसे स्ट्रक्चरल वर्ड भी बहुत आते हैं और जैसे भी रियलिया आया था ये भी बहुत आते हैं। तो इनमें से जो स्ट्रक्चरल वर्ड है वो कौन सा है, ऑक्सिलरीज, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और ऑल ऑफ दीज। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा क्योंकि इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चरल वर्ड यानी संरचनात्मक शब्द। और संरचनात्मक शब्द कौन से होते हैं, जो किसी भाषा की संरचना करते हैं। संरचना क्या होता है, बनाना, किसी भाषा की जो संरचना करते हैं उन शब्द को संरचनात्मक शब्द कहा जाता है, यानी कि स्ट्रक्चरल वर्ड। अब उसमें आप देखो ऑक्सिलरी भी होते, बिना ऑक्सिलरी के आप कोई भी वाक्य नहीं बना सकते। प्रीपोजिशंस भी यूज होती है, कंजक्शन। ऑक्सिलरीज भी दो प्रकार की होती हैं, एक मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, एक हेल्पिंग वाली होती हैं जो इज एम आर होती हैं, और मॉडल में होती हैं जो विल, वुड, शैल, शुड ये होते हैं। प्रीपोजिशंस भी आप जानते हैं, टू हो गया, ऑफ हो गया, फॉर हो गया, तो ये प्रीपोजिशंस के बिना भी नहीं बनता है। कंजक्शंस जो शब्दों को जोड़ने के लिए बनते हैं, जैसे बट, एंड, तो ये तो जरूरी है, इनके बिना तो कोई भी किसी भी भाषा की संरचना बन ही नहीं सकती। तो ये तीनों ही जरूरी हैं, इसलिए 69 क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। आगे चलते हैं, 70 हमारा क्वेश्चन आ गया है, यूज स्ट्रेस। स्ट्रेस वो वाला तनाव नहीं, यहाँ पर अर्थ वो ही आएगा, लेकिन वो वाला अर्थ ग्रहण नहीं करना है आपको। स्ट्रेस का मतलब यहाँ पर है दबाव, प्रेशर देकर जो बोला जाता है, जैसे कि मैं भी बोल के दिखाती हूँ आपको, जैसे स्ट्रेस, तो ऐसे दबाव देकर बोलना किसी चीज को, थोड़ा सा उसको एम्फेसाइज करना। एंड रिदमिक पैटर्न, एक रिदमिक पैटर्न होता है ले, एंड इंटोनेशन, और इंटोनेशन होता है मेरे बच्चों जो उतार चढ़ाव के साथ किया जाता है पैटर्न। तो अभी आप समझ गए होंगे, यूज स्ट्रेस, rhythmic pattern, intonation pattern of the language and use vocabulary appropriately are the micro skills involved in which of the following। तो इन ये जो आप अभी बताया आर द माइक्रो स्किल्स इन्वॉल्व, तो जो माइक्रो स्किल्स है वो इन्वॉल्व रहती है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके लिए रहती है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। तो ये जो अभी हमने कहा कि तनाव, रिदमिक पैटर्न, उतार चढ़ाव के साथ लैंग्वेज को बोलना, वोक्यूबलरी को अच्छे तरीके से यूज करना, कौन ये इनमें से जो है कौन कौन से होंगे। देखो अब आप हम नीचे से ही चलते हैं, लिसनिंग, तो लिसनिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि जब आप स्ट्रेस भी दे रहे हैं, रिदम भी ला रहे हैं, इंटोनेशन भी कर रहे हैं, तो लिसनिंग में तो नहीं होगा क्योंकि आप तो केवल सुन रहे हैं, आप इनमें से कर कुछ नहीं सकते, यहाँ पर बात करने वाली है, तो लिसनिंग नहीं है। इसलिए रीडिंग भी नहीं हो सकता
क्योंकि आप केवल उसको रीड कर रहे हैं। राइटिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो केवल लिखा जा रहा है। अब है स्पीकिंग, तो ये स्पीकिंग होगा क्योंकि जब आप बोलेंगे तो उस बोलने में ही आप स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन ला सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इसको समझाने में आपको किया, कहीं पर मैंने स्ट्रेस दिया है। जैसे हम किसी वर्ड पर स्ट्रेस देते हैं तो एक क्षेत्र के हिसाब से भी वो स्ट्रेस थोड़ा भिन्न होता है। जैसे कि हरियाणा में अगर बोला जाए तो यहाँ के लोगों का स्ट्रेस अगर उत्तर प्रदेश में बोला जा रहा है तो भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लखनऊ साइड बहुत ही पोलाइटली बोला जाता है और यहाँ हरियाणा में मोस्टली सभी वर्ड पर स्ट्रेस टाइप में ही होता है। तो एक क्षेत्र के हिसाब से भी अंतर आता है। तो ये चीज़ हमें बोलने से ही तो आभास होता है, इसलिए राइट आंसर इज द स्पीकिंग, यानी बोलने से ही तो हमें आभास होगा। कहीं पर ले आया, कहीं पर उतार चढ़ाव आया तो ये सब स्पीकिंग के माध्यम से होगा। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है। अब चलते हैं हम 71। टीचिंग एड्स such as chart, map, pictures and drawing should be used by teacher as they। तो ये जितने भी टीचिंग एड्स हैं जैसे कि चार्ट है, मैप है, पिक्चर है, ड्राइंग है, शुड बी यूज्ड बाय टीचर, ये एक टीचर द्वारा यूज किए जा रहे हैं एज दे। जैसे कैसे कि पहला है प्रिपेयर स्टूडेंट्स मेंटली, कैसे किए जा रहे हैं कि बच्चों को मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है। दूसरा है मोटिवेट फॉर फर्दर प्रिपरेशन, आगे की प्रिपरेशन के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। और तीसरा है आर नॉट एक्सपेंसिव, जो ये मटेरियल है आर नॉट एक्सपेंसिव, नहीं होने चाहिए। तीसरा पॉइंट ये। तो मुझे लग रहा है कि आप खुद ही समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। ओनली वन नहीं हो सकता, बोथ 1 and 2, तो ये बोथ 1 and 2 ही है, यही है वैसे इसका आंसर। लेकिन अब अगला पढ़ लेते हैं। तीसरा है बोथ सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड नहीं हो सकता। और उसमें कहा है लास्ट में ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आर नॉट एक्सपेंसिव लिखा है। टीएलएम के लिए, रियलिया के लिए कहा जाता है कि वो एक्सपेंसिव ना हो। जब आपने पढ़ा होगा बीएड में, कहा जाता है कि वो एक्सपेंसिव ना हो, लेकिन वो एक्सपेंसिव सिर्फ इस संदर्भ में कहा जाता है कि जब आप उसका निर्माण कर रहे हैं, निर्माण की कोई बात आती है। लेकिन यहाँ पर निर्माण की बात नहीं आ रही है, यहाँ पर बात आ रही है टीचर बच्चे को पढ़ाने के लिए उसे यूज कर रहा है। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसिव से मतलब नहीं होगा कि वो कितना महंगा है कितना नहीं, इस बात से हमें मतलब नहीं होगा। हमें मतलब होगा, मैंने पहले भी कहा था, आउटपुट से। तो क्या कर रहा है टीचर? प्रिपेयर स्टूडेंट्स मेंटली, बच्चों को मानसिक तौर पर तैयार करना। दूसरा मोटिवेट फॉर फर्दर प्रिपरेशन, अगली तैयारी के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। यानी कि पहला और दूसरा सही आंसर है। तो पहला और दूसरा मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर 2 में। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर ऑफ 71। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 72 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज। इसमें से कौन सा सिद्धांत बच्चों के, विद्यार्थी के सीखने की समस्याओं का हेल्प नहीं करता है? तो बाकी के सब हेल्प वाले होंगे, उनकी जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, अधिगम समस्याएं जो उनकी हैं, उन टीचिंग प्रिपरेशन, devise various learning activities, design meaningful learning situation, teacher provide home tuition। तो अब आप इसको भी समझ गए होंगे क्योंकि मैं पहले भी बताया, जहाँ पर ट्यूशन वाली कोई भी बात आ जाए वो बिल्कुल नहीं माननी है, वो ऑफिशियली बिल्कुल नेग्लेक्ट है। तो अब यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि फोर्थ आंसर इसका राइट है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कहा इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ। तो प्रिंसिपल तो ये बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है भाई, तो इसलिए बाकी सब 3 सही हैं और ये प्रिंसिपल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है टीचर प्रोवाइड्स होम ट्यूशन। ट्यूशन की कोई जगह नहीं है टीचिंग में। अगला है, वो एक पर्सनल मैटर हो जाता है, पढ़ने में कभी भी हमें इन चीज़ों को प्रोत्साहित नहीं करना है, ट्यूशन या कोई भी कोचिंग क्लास को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम 73। हु सेड ए सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लिटरेचर इज वर्थ द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ये किसने कहा कि एक सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लिटरेचर इज वर्थ द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया? इसका मतलब ये होता है, एक बार बच्चों में तुम्हें बता दूं, ये किसने कहा कि एक केवल जो शेल्फ होती है ना, जो किताबों की एक शेल्फ होती है, एक ही हिस्सा उसका, एक अगर एक अच्छे यूरोपियन जो साहित्य है ना, उसकी एक सिंगल सेल्फ ही
भारतीय और अरेबियों के पूरे लिटरेचर के बराबर है। यानी जितना भारत का और अरेबिया का पूरा लिटरेचर, पूरा साहित्य है ना, इतना एक सेल्फ, केवल एक सेल्फ ही एक अच्छे यूरोपीय साहित्य की है। ये किसने कहा? बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। हमारे यहाँ, चलो इस बात पे आइए तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ लिटरेचर की तो कमी नहीं थी, लेकिन कभी उसे लिपिबद्ध नहीं किया गया। ये चीज़ भी अंग्रेजों के समय से हुई थी, और अंग्रेजों का तो आपको पता ही है, उस समय से इन चीज़ों को करते आए हैं, तो इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। चलो देखते हैं स्टेटमेंट किसने दिया है। लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड मैकॉले, शेक्सपियर, F.G. फेंच। ना F.G. फेंच ने दिया, न शेक्सपियर ने दिया, न लॉर्ड बेंटिंग ने दिया, ये दिया था लॉर्ड मैकॉले ने। और इसने भारत की शिक्षा नीति में भी इनकी अहम भूमिका रही है, ये आप जानते होंगे। जब भी आप कभी भी शिक्षा नीति पढ़ोगे तो मैकाले का नाम जरूर आएगा। तो लॉर्ड मैकाले ने यह स्टेटमेंट दिया था, ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम। 74 व्हेन लैंग्वेज कॉन्सेप्ट आर टॉट यूजिंग रियल लाइफ सिचुएशन दे आर। जब लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा हो तो यूजिंग किसका यूज करते हुए? रियल लाइफ का। यानी रियल लाइफ की कोई सिचुएशन दी गई है तो लैंग्वेज को पढ़ाने में, तो दे आर क्या है वो? easily understood and used, not learnt well, being taught naturally and so enable the learner use them easily, या being taught in the same way as the learner's mother tongue। तो मैंने आपको पहले कहा था, जब टीचिंग संबंधी कोई आउटपुट की बात पूछी जाए तो आपको वहाँ पर जवाब देना बच्चे की तरफ से, मतलब बढ़िया से बढ़िया। तो इसका आंसर होगा easily understood and use। जब हम रियल लाइफ यूज करते हुए ना लैंग्वेज को पढ़ाएंगे तो उसमें बच्चे क्या अच्छे सा होगा, तो वो इजीली समझेगा, इजीली अंडरस्टूड एंड यूज्ड, और उसे यूज भी करेगा। अब देखो ये खुद ही मना कर रहा है, नॉट लर्न वेल, नहीं अच्छे से सीखेगा। भाई रियल लाइफ से जल्दी सीखते हैं, आप रियल लाइफ सिचुएशन दो, बच्चा उसको भूलता है और नहीं है, बहुत टाइम तक नहीं भूलता। जैसे कि हम किसी पर रोल प्ले कराते हैं, तो वो रोल प्ले जो कराया जा रहा है, रियल लाइफ सिचुएशन दी गई है बच्चे को बिल्कुल इस तरीके से, तो वो उसे नहीं भूलेगा और बहुत जल्दी सीखेगा उसको, और समझेगा भी और यूज भी करेगा। तो आप जो सेकंड पॉइंट कह रहे हैं नॉट लर्न वेरी, ये गलत हो गया। बीइंग टॉट नेचुरली एंड वो कह रहे हैं कि नेचुरली सीखेगा, एंड सो इनेबल द लर्नर यूज देम इजीली, और उसको करने में योग्य होगा। तो इतना वो कहाँ, वहाँ पर हम पे अंडरस्टूड की बात मेन रखनी है, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है ना, गलत तो बाकी भी नहीं, बस सेकंड उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग ही कर दिया। फोर्थ है बीइंग टॉट इन द सेम वे एज द लर्नर्स मदर, ये कहा है कि बिल्कुल ऐसे सीखेगा जैसे कि वो अपनी मदर टंग को सीखता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज द आंसर, यही है आपका इजीली अंडरस्टूड एंड यूज्ड फर्स्ट। अब देखते हैं हम 75, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जो भी क्लास आपको चाहिए, या आपकी कोई क्वेरीज हो इसके रिगार्डिंग, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्योंकि अब सीटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो मैं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए बहुत ईगर रहती हूँ कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा जो भी जैसा भी है। ए टीचर कलेक्ट्स द इंस्टेंस ऑफ लर्निंग and performances of learners and makes a note of them to report in the assessment record. What is this assessment process known as? तो ये जो प्रोसेस है ना असेसमेंट का, ये क्या कहलाएगा, ये इन्होंने पूछा है। तो क्या एक टीचर कलेक्ट कर रहा है इंस्टेंसेस ऑफ लर्निंग, तो उदाहरण होता है इंस्टेंसेस ऑफ लर्निंग, एक अध्यापक सीखने और सिखाने वाले के परफॉर्मेंस के उदाहरण इकट्ठे कर रहा है, एंड मेक्स ए नोट ऑफ देम, और उनके नोट बना रहा है, टू रिपोर्ट इन दी असेसमेंट रिकॉर्ड, तो असेसमेंट के रिकॉर्ड के लिए। व्हाट इज दिस असेसमेंट प्रोसेस, जो ये असेसमेंट प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा? पोर्टफोलियो, समेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव, या नॉन फॉर्मल? अब हम 1 बाय 1 चलते हैं, नीचे से चलते हैं। देखो नॉन फॉर्मल असेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये हो गया अनौपचारिक, तो अनौपचारिक असेसमेंट तो है ही नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट आप जानते हैं जो इस प्रकार से कराया जाता है, जिसमें केवल कॉम्प्रिहेंस ही किया जाता है। आगे है समेटिव, जो सारांश तक होता है, तो इसमें वो वाला भी असेसमेंट नहीं है। अब ये हो गया पोर्टफोलियो, तो ये पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में ही ऐसा कराया जाता है जहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशंस होती है, वो पोर्टफोलियो का होता है। तो इसका राइट आंसर है पोर्टफोलियो
असेसमेंट। अब आप ध्यान रखना कि पोर्टफोलियो असेसमेंट किस प्रकार का होता है, जहां पर जो लर्नर परफॉर्मेंस, लर्नर्स मेक्स नोट बनाया जाता है, टू देम रिपोर्ट इन असेसमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, इस तरीके के होते हैं, वो पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है। तो अब हमारे आज के इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट है। आगे नेक्स्ट क्लास जो आपको लग रहा है कि ज़्यादा हमें ज़रूरत है वो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट क्लास हम उसकी कर लेंगे। और अगर आपका नहीं आता है तो हमारी नेक्स्ट क्लास एसएसटी की रहेगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।